वेलकम बैक व्यूवर्स। और कहते हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर तंदुरुस्त जिस्म है तो फिर आपको दुनिया भी अच्छी लगती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हमेशा टॉप ऑफ द लाइन होता है, आप हमेशा प्रोडक्टिव सोच रखते हैं, आपकी पॉजिटिव सोच होती है। लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि बीमारियां आपको जकड़ लेती हैं, मौसमी तब्दीली होती है। और मौसमी तब्दीली के अंदर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ बीमारियां जैसे कि नज़ला, खांसी, बुखार, अगर इनको ज़्यादा आगे ले जाते हैं तो फिर इनकी जो टर्म्स हैं, चिकनगुनिया है, आपके जो है वो कॉन्गो वायरस भी अब रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं, डेंगू वायरस भी आपको रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इनसे कैसे बचा जा सकता है और ख़ास तौर पर इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल क्या है, ये जानने के लिए हमने माहिरीन की राय लेना बहुत ज़रूरी समझा। और हमारा बड़ा खूबसूरत पैनल है जो हमेशा हमें इस बात पर बताता है कि अब क्या होने जा रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, इससे कैसे बचा जा सकता है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, डाउ यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है, वायरोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब। थैंक यू वेरी मच सर, सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अरसलान यूनुस साहब, तो वो भी मौजूद हैं। अरसलान भाई, थैंक यू वेरी मच, आज से भी आप हमारे पैनल का हिस्सा हैं और ज्वाइन कर चुके हैं मॉर्निंग शो को भी। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मुझे लग रहा है दोनों ही अपने अपने दफातर के अंदर बैठकर मुझे वक्त दे रहे हैं। सो अगेन थैंक्स टू ऑल बोथ ऑफ यू। सही साहब, मैं आपसे ज़रा स्टार्ट कर लेता हूँ। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है? सियासत पे तो हमने ब्रेक से पहले बात की, ज़रा सेहत पर बात करना ज़रूरी है। क्या चल रहा है सेहत के अंदर? कौन कौन सी बीमारियाँ जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? क्योंकि आपका ताल्लुक वायरसेस से है ना, वायरोलॉजिस्ट हैं। कौन कौन से वायरस हैं जो आ चुके हैं तगड़े तरीके से स्टेरॉयड लेके? आपकी जो टर्मिनोलॉजी होती है वो आवाम के लिए बहुत आसान और सहल होती है, तो मैं भी उस पैराए में बात करना चाहूंगा कि इस वक्त जो इन्फेक्शियस डिजीज है काफी सारे मौसम की तब्दीली के हम्म। साथ वारिद हो चुकी हैं, जिसमें आपने नाम लिया चिकनगुनिया। इस वक्त काफी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, मलेरिया है, डेंगू है। और ये सारे वो वायरसेस हैं जो वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन है, मतलब ये मच्छरों के जरिए फैलते हैं। और इसकी वाहिद वजह यही है कि जब बरसात हुई है तो पानी जमा हुआ है, उस पानी में मच्छरों ने अफजाइश की, अंडे डाले हैं, उसके बच्चे निकले हैं, और ये वायरस उन मच्छरों के जरिए फैला है। तो इस वक्त काफी केसेस जो है इन वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन के हैं। और आप अक्सर देखते हैं कि लोगों को जोड़ों का दर्द है ठीक शदीद, है। जो है लोगों को बुखार के केसेस आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है मौसम मजीद तब्दीली की तरफ जा रहा है, तो जो फ्लू के केसेस हैं वो भी आ रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो काफी सारे बच्चों में शिकायतें आ रही हैं कि उनको बुखार है, खांसी हो रही है। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस का एक अंबार है जो हमेशा मौसम की तब्दीली के साथ एक नया रुख इख्तियार करता है। लेकिन आवाम को चाहिए कि जो एहतियाती तदाबीर है उस पर फोकस करें। मच्छरों के मारने के लिए जो अद्वियात है वो का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है। कपड़ों का जो ऐसा इस्तेमाल है कि जो स्पेशली जो स्लीवलेस कपड़े हैं उसको अवॉइड किया जाए, और ऐसे बच्चों को कपड़े पहनाए जाए, खुद ऐसे कपड़े पहने कि मच्छर काट ना सके। घरों में नेट या जालियों का इस्तेमाल किया जाए, बाहर पानी कड़ा ना होने दिया जाए। तो ये ऐसी चीजें हैं जिससे हम बच भी सकते हैं। लेकिन ये बीमारियां इस वक्त काफी शिद्दत से कराची में स्पेशली हर जगह पे ये केसेस आ रहे हैं, चाहे अस्पताल हो, लेबॉर्ट्री हो, टेस्ट भी आ रहे हैं, और लोग काफी ज्यादा जो है ना बीमारियों की ठीक है। शिकायत आ रही है इस तरह के वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन के। ठीक है, विल कम बैक टू यू। अरसलान साहब, आपसे भी ज़रा पूछ लेते हैं। आपका ताल्लुक दिल से है और दिल का मामला बड़ा जो है वो नाजुक होता है। दिल के जो मामलात होते हैं, क्या इस वक्त जो बीमारियां मार्केट के अंदर दस्तयाब हैं, जो खुद ब खुद आपको आके मिल जाती हैं, ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्या उनमें दिल का मामला भी ज़ेर गौर है? दिल की बीमारियां भी बढ़ रही हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि ऐसा पेशेंट जिसको ऑलरेडी हार्ट की डिजीज है या हम्म। उसको कोई भी अंडरलाइंग कोई कॉमोर्बिडिटी चल रही है, तो उसकी इम्यूनिटी तो वैसे ही वीक होती है। तो ऐसे मरीज तो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं, बहुत ज्यादा आसानी से वो किसी भी वायरस का शिकार हो सकते हैं। जिसमें पहले जमाने में कहते थे नज़ला जुकाम खांसी सर्दियों में होता है, लेकिन अब जो सीजन चल रहे हैं उसमें कोई सर्दियों का सीजन नहीं है। अब तो हर वक्त ही हर सीजन में लोग जो है वो इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं, नज़ला जुकाम खांसी का शिकार हो रहे हैं ना। ठीक है। अभी डब्ल्यू एच ओ के मुताबिक अक्टूबर से 2022 से मई 2023 तक 58,000 डेथ जो हुई हैं वो पेशेंट्स की सिर्फ इन्फ्लुएंजा वायरस से हो गई हैं ये। ठीक है। और डब्ल्यूएचओ के मुताबिक 1 बिलियन
लोग जो हैं वो एक साल में इन्फेक्टेड हो रहे हैं इन्फ्लुएंजा से ना। ओके, तो जो हमारे कार्डिक पेशेंट होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वीक होते हैं, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं कि आपने एनुअली इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगानी है और वेरी न्यूमोकोकल गुड, की वैक्सीन लगानी है। उससे क्या होता है कि उनमें थोड़ी सी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और वो अपने फर्दर डिटोरिएट होने से बच जाते हैं, कि अगर वो हार्ट डिजीज में हैं और कोई इन्फ्लुएंजा सुपर एडेड हो जाता है तो वो उसको और ज्यादा लीथल बना देता है और उसमें माइली कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट जो कि वैक्सीन लगा लेते हैं उनसे हम बच सकते हैं। और बाकी चीजें भी बहुत सारी जैसे सर ने बताई कि हमें बचाव की जरूरत है। आजकल डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और ये इन्फ्लुएंजा वायरस बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और खास तौर पे हमारे वो मरीज जो कि ऑलरेडी एस्कार्ड या डिस्प्रिन की गोली ले रहे होते हैं, तो उसमें ऑलरेडी प्लेटलेट काउंट हमारा जो होता है वो इन इन्फेक्शंस में कम होता है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है, कि ऑलरेडी वो ऐसी दवाई ले रहे हैं जो कि है एंटी प्लेटलेट है। और क्योंकि हार्ट अटैक के मरीजों के लिए देना जरूरी होती है, वो लाइफ सेविंग होती है, और ऐसे मरीजों के जब वो प्लेटलेट काउंट गिरता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आप क्या करना है। तो एक तरीके से वो एक क्रिटिकल कंडीशन में आ जाते हैं ना। बाज मरीज 10,000 प्लेटलेट काउंट के साथ आ रहे होते हैं, 20,000 मेजर बीट के साथ आ रहे हैं, अब उन्हें हमने एंटी प्लेटलेट दवाई भी देनी क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है। ठीक है, और उनको हमने जो है वो इस कॉम्प्लिकेशन से भी निकालना है। तो इस तरीके से उनको ज्यादा बेहतर रहता है कि हम जितना वो अपनी इन चीजों से बच सके उनके लिए उतना ज्यादा बेहतर है। ठीक है। डॉक्टर सईद साहब, ज़रा आपके बारे में एक बात मशहूर है, इसकी तस्दीक भी कर दें और अगर नहीं है तो नफ़ी भी कर दें। ये जो डेंगी है, डेंगी का जो मच्छर है, ये आपसे बहुत दूर रहता है, डरता है कि आप जहाँ स्क्रीन पर बैठते हैं इसके बारे में बातें करते हैं, इसको मारने के बारे में, ख़त्म करने के बारे में, तो आपकी इनके साथ जंग रहती है और फिर पता है उनको कि आप वायरोलॉजिस्ट हैं, जितने किस्म के वायरस हैं वो भी आपसे डर के रहते हैं। ज़रा ये बता दें कि ये वायरस इस वक्त इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं और इन्फ्लुएंज़ा की जो बात की है अभी डॉक्टर अरसलान ने, तो मैंने भी नाज़रीन जो वैक्सीन है इन्फ्लुएंज़ा की वो लगवाई है और अपने वालिदैन को भी लगवाई है। मार्केट के अंदर दस्तयाब नहीं है, बड़ी ब्लैक में मिल रही है, 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार रुपए की। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे वो जो वैक्सीन थी वो कम बेश 2500 यानी कि 2500 रुपये के अंदर मिली है मुझे, तो मैंने लगा ली है वो। डॉक्टर साहब ज़रा इस पर भी थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। आई जस्ट वांट टू नो कि ये कहाँ मिल रही है, कितने की मिल रही है, कितना इफेक्टिव है ये वैक्सीन। दो बातें आपने कही। एक तो बीमारियां होना इतना आसान नहीं है। मतलब अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा एक डिफेंसिव मैकेनिज्म दिया। अगर हम खुद उस ठीक है, डिफेंस सिस्टम को इंटैक्ट रखें तो बीमारी का होना काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। मतलब वो अल्लाह ताला ने जो हमने एक इम्यून सिस्टम दिया है, लेकिन ये हमारी अपनी कोताही होती है, अपनी वीकनेसेस होती है कि हम खुद बीमारियों के पास जाते हैं। मतलब वो गलाजतें, कचरे और वहां तक हम एक्सेस करते हैं। दूसरा जो क्लाइमेट चेंज है, डिफॉरेस्टेशन है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अब ये बीमारियां, जरासीम, इनकी अपना एक मस्कन होता है। अगर आप उनको वहां रहने दें तो ये आप तक नहीं आते हैं। लेकिन ये क्योंकि इंसान जो है वो जितना अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन आजकल के हिसाब से इस तरह की एक्टिविटीज वो करता है कि वो ये खुद उस जरासीम तक पहुंच जाते हैं और वो ठीक है, जरासीम फिर इस तक आ जाते हैं। तो ये बीमारियां फिर होती है। जिस तरह जो डेंगी आप बता रहे हैं, तो डेंगी तो एक जंगल में होना चाहिए था। इसके मच्छर जो है ना किसी सहरा में होने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम खुद वो सहरा तक गए, उसका मस्कन खराब कर दिया हमने, वो दरख्त काट दिए, तो वो फिर अब शहरों तक आ गया। और ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरह के मच्छर, जो पहले हमने कभी डेंगू का नाम ही नहीं सुना था, ठीक है, 15-20 साल पहले चिकनगुनिया का नाम भी नहीं सुनते थे, लेकिन ये बीमारियां अब हमारी तक आ गई। तो अब भी हमारे पास ये गुंजाइश है, हम इसकी बचाव की तदारुक के लिए काम करें और दोबारा जो है इसको अपने मस्कन तक रहने दें और ये इसको शहरों तक और इंसान तक आने न दें और इसको ठीक है, वापस अपनी जगह भगाएं। दूसरा, जो आपने वैक्सीन की बात की, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह की वैक्सीन बन नहीं रही है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में खुद ये वैक्सीन बननी चाहिए। ये बहुत बड़े जो ना ममालिक में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे काम कर रही हैं और वो हर तरह की वैक्सीन बनाती है। हमारे पास ज्यादातर जो वैक्सीन है वो इंपोर्ट होती हैं। और क्योंकि इस सीजन में अभी सर्दियां शुरू हुई हैं, तो वर्ल्ड वाइड इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती ठीक है है, और इसकी सप्लाई में जो ना शॉर्टेज आ जाती है, जिसकी वजह से ये फिर इसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। और इसकी सप्लाई और डिमांड का जो कंसेप्ट है, कहीं भी सप्लाई कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है और फिर प्राइस बढ़ जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमारी हुकूमत को, हमारी रिसर्च के इदारों को, कि हम ये वैक्सीन बनाने पे इस पे स्टार्ट कर लें
और बहुत बड़े जो इदारे हैं वो कंबाइन होके, रिसर्चर कंबाइन होके, गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए। अभी कोविड की जो वैक्सीन थी, ये नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है हमारे लिए, ठीक क्योंकि है। हमारे ज्यादातर वैक्सीन बाहर से आते हैं, और खुदा न खास्ता वो ममालिक हमें वैक्सीन ना दें उनको अपनी जरूरत की वजह से या किसी और वजह से, तो ये हम हमारे मुल्क का तो बड़ा मसला हो सकता है। तो इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हो, चाहे कोविड की हो, चाहे टाइफाइड की हो, चाहे हेपेटाइटिस बी की हो, बाकी सारी वैक्सीन पे काम होना चाहिए कि ये वैक्सीन इंडिजिनस बने। जिस तरह जो पोलियो की वैक्सीन है उस पर काफी लोग खदशात हैं, लेकिन अगर ये वैक्सीन मुल्क के अंदर बने तो हो सकता है ये खदशात कम हो और लोग उसको ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर पाए। तो इस पे मैं इनिशिएटिव हमें लेना चाहिए ताकि ठीक है। वैक्सीन मुल्क के अंदर बने और ये वाफिर मिकदार में भी अवेलेबल हो, फिर सस्ती भी होगी, क्योंकि अपने मुल्क में बनेगी तो उसकी जो सप्लाई डिमांड का इशू नहीं रहेगा। फिलहाल तो ये सप्लाई डिमांड की वजह से, क्योंकि अभी सर्दियां बाकी मुल्कों में शुरू हो चुकी हैं, तो वहाँ पे ये बहुत ज्यादा ठीक है। कंपलसरी है कि वो फ्लू की वैक्सीन वो यूज करते हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त थोड़ी सी शॉर्टेज है जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस भी बढ़ चुकी है और अवेलेबिलिटी का भी इशू है। ठीक है। डॉक्टर अरसलान, आपसे मेरे दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट वन इज़ कि अगर किसी हार्ट पेशेंट को डेंगी, मलेरिया या अभी जो वायरसेस हैं, चिकनगुनिया है या फिर कॉन्गो हो जाता है, तो वो उसके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है और इसकी एहतियात कैसे हो सकती है? लेकिन सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये ना कि आपको जो वायरस हुआ है वो कौन सा है और आपने उसको किस स्टेज पे डायग्नोज किया है ना। बात हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जो हार्ट पेशेंट नहीं भी हैं तो वो बुखार हुआ, सर में दर्द है, 2 पैनाडिस्पिन डिस्प्रिन की गोली खा ली ना। अब डिस्प्रिन क्योंकि वायरस इन्फेक्शन में पहले ही प्लेटलेट काउंट कम कर रही होती है, आपने डिस्प्रिन ले ली तो वो आपके लिए और ज्यादा लीथल हो जाएगा। पहली चीज तो मैं ये अपने नाज़रीन को बताऊंगा, कभी भी खुद से अपनी मेडिकेशंस ना लें, खास तौर पे किसी भी वायरल इन्फेक्शन में डिस्प्रिन या एस्पिरिन की गोलियां बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज ये कि अगर हार्ट पेशेंट है उसको चिकनगुनिया या डेंगू इसका वायरस होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका प्लेटलेट काउंट कितना है। ओके। क्योंकि आपने हार्ट पेशेंट में आपने एंटी प्लेटलेट मेडिकेशन तो जरूर लेनी है, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट को हमने स्टंट लगाया हुआ होता है। स्टंट जो होता है वो ज्यादा ड्रग कोटेड स्टंट होता है, तो उसमें आपने मेडिकेशन तो जरूर लेनी ही लेनी होती है। हाँ, इनलेस कि आपके 20,000 या 10,000 से भी प्लेटलेट कम हो जाए या आपको कहीं से ब्लीड स्टार्ट हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि एंटी प्लेटलेट आपने नहीं लेनी। ठीक है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, अब जैसे सर ने बताया कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो आपने प्रिवेंशन करनी है ना। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आम लोग भी और हार्ट पेशेंट भी ना, कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखें। ठीक है। इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखें और सेकेंडली के प्रिवेंशन करें। अब कोविड में जो लोग मास्क पहन रहे थे, सैनिटाइज हाथों कर रहे थे, तो ओवरऑल वर्ल्ड में देखा गया कि बाकी जो जितने भी इन्फेक्शन थे, इन्फ्लुएंजा का था, दूसरे इन्फेक्शन थे, उनका भी रेशो बहुत ज्यादा कम हो गया। ठीक लेकिन है। जैसे ही कोविड का एरा गया, हमने मास्क पहनना छोड़ दिया, हाथों को सैनिटाइज करना हम्म। छोड़ दिया। मेन प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी इन्फेक्शन आपको जब लगता है तो उसका होता है एक इंक्यूबेशन पीरियड। ये मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि आपको एक बंदे को इन्फेक्शन था, उससे आप एक्सपोज हो गए, आपको उस दिन कुछ नहीं होगा ना। इन्फ्लुएंजा का नॉर्मल 2 डेज तक एवरेज एवरेज वन टू ठीक फोर है। होता है, लेकिन 2 डेज तक समझने के वो पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड जिसमें आपको कुछ सिम्टम्स नहीं आते, आपको लगता ही नहीं है कि आप बीमार हैं। लेकिन 2 दिन के बाद वो जब वायरस ग्रो करता है और उसकी प्रोलिफरेशन होती है तो फिर वो आपको सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। तो ठीक है। ऐसे ड्यूरेशन, ऐसे लोग जिनको वायरस इन्फेक्शन है तो उनसे एक तो हाथ मिलाने से बचें, ठीक है। मास्क पहने, आप ऐसे क्राउडेड जगह में, जो लोग बस में सफर करते हैं मास्क पहन के बैठे, इतनी क्राउडेड जगह में आप बैठे हैं, एक बंदा भी इन्फेक्टेड होगा तो पूरी बस को इन्फेक्शन फैला देगा ना। ठीक खाना है। खाने से पहले आप हाथ धोएं। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए सबसे आसान चीज है कि आप एक डेली एक कोई भी फ्रूट, हम्म। एक कोई भी फ्रूट आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करें, वो 10 मल्टीविटामिन से बेहतर है। आजकल एप्पल हैं, ऑरेंजेस हैं, एक आप कोई भी डेली रूटीन में अपना फ्रूट इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा, आपकी इम्यूनिटी आपने अच्छी आपने रहेगी फ्रूट्स और की आप बात की, उसमें से तो आपने फ्रूट्स की बात की। डॉक्टर्स यूजुअली सजेस्ट करते हैं, मैं दोनों से पूछ लेता हूँ। एप्पल की बात की है, आजकल मार्केट के अंदर बड़े दस्तियाब ही मिठे जो होते हैं, जिन्हें मिठा कहते हैं, वो कड़वे हो जाते हैं थोड़ी देर अगर आप उसको काट के रख दें। ये कितना मुफीद हो सकते हैं इम्यूनिटी के लिए? देखें, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं ना, हम्म। ऑरेंजेस हो गया, मीठा हो गया, ग्रेप फ्रूट, दे आर हाईली कंटेन ऑफ विटामिन सी। और विटामिन सी जो है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है ना। ठीक है। ज्यादातर लोग जो बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा ना, साल में जी 4 दफा 5 दफा वायरल इन्फेक्शन लग रहा है, उनमें क्या होता है कि वो दे आर डेफिशिएंस ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन डी। बहुत से लोगों को विटामिन डी का लेवल उनका बॉडी में बहुत ज्यादा कम होता है और दे आर फ्रीक्वेंटली इन्फेक्टेड।
या उनका हीमोग्लोबिन कम होता है, या 10 फैक्टर होते हैं कि अगर वो उनके अंदर कोई इस तरह की बार बार कोई रिकरेंट बीमार हो रहा है, तो वो दो चीजें देखे, क्या क्या उसका एक्सपोजर ज्यादा तो नहीं है ऐसे लोगों से जो कि इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है। या उसके अंदर कोई इम्यूनिटी वीक तो नहीं है, उसमें विटामिन की ओके। कमी तो नहीं है। वो अपना वर्कअप करके देखे कि भाई मुझे इम्यूनिटी वीक क्यों है कि मुझे बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, प्रोफेसर सईद साहब, आपसे दो क्वेश्चन, क्योंकि वक्त कम रह चुका है, मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट हो जाए हमारे व्यूअर्स के लिए। दो बातें कि एक तो कॉन्गो वायरस से बचाव के ज़रा से हमें तरीके बताइएगा, वैक्सीन्स और चीज़ें हों कि अभी भी मेरे पास ये खबर आई है कि बलूचिस्तान के अंदर जो 16 साला खान मोहम्मद था, उसको गुज़िश्ता रोज़ लाया गया था, कॉन्गो वायरस की तस्दीक हुई और आज अस्पताल इंतज़ामिया ने डिक्लेयर किया है कि डेथ हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर ये सिंध में आ जाता है तो कितना मुश्किल हो जाएगा, या फिर पूरे पाकिस्तान में फैल जाता है, आउटब्रेक हो जाता है तो कितना मुश्किल है। सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि पहले तो हमारे पास इम्यूनिटी का इतना मसला नहीं होता था, वायरसेस भी आते थे, बीमारियां भी होती थी। अभी हम हमेशा सबसे पहले डिस्कस करते हैं वीक इम्यूनिटी के बारे में, तो इम्यूनिटी वीक क्यों हो गई, इसको ज़रा सा मर्ज करके मुझे आंसर दीजिएगा सर। ये बहुत अहम सवाल है और ये बहुत अनफॉर्चुनेटली ये मुसलसल, अगर आप देखें, एक ट्रेंड है कि बलूचिस्तान में, क्वेटा में पेशेंट जो है वो कॉन्गो का शिकार होता है, फिर उसको कराची लाया जाता है, रास्ते में या यहाँ के अस्पताल में उनका इंतकाल हो जाता है, क्योंकि जब वो लाया जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर एक ऐसा वायरस है जो कि जानवरों में पाए जाने वाले टिक्स या चिचड़ियों में ये मौजूद होता है, और उसके काटने से ये इंसान में मुंतकिल होता है। ठीक है। तो ये 100% जो है ये प्रिवेंटेबल डिजीज है, ठीक मतलब है। ये बहुत लीथल डिजीज है। अगर ये हो जाए तो 40 से लेके 60% चांसेस है कि इंसान की डेथ होगी। ओके। लेकिन 100% इसको प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम इसको होने ना दें, और वो जानवरों से जहाँ पे ये टिक्स हैं, ये चिचड़िया हैं, उनको तलब किया जाए, उनको स्प्रे किया जाए, या अगर वो जो लोग जानवरों को डील करते हैं वो प्रोटेक्शन इस्तेमाल करें, ग्लव्स और गाउन इस्तेमाल करें। फिर ये ऐसा है कि ये इवन डॉक्टर भी गफलत का शिकार होते हैं। ये अच्छा। देखने में आया है कि ये ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये ईद उल अजहा के वक्त पे ये बीमारी होती है, उस वक्त ये थोड़ा डॉक्टर अलर्ट होते हैं, लेकिन ईद उल अजहा के बाद ये रिलैक्स हो जाते हैं कि शायद अब ये वायरस खत्म हो गया। हालांकि वायरस खत्म नहीं होता, और ये मुसलसल उन जानवरों में मौजूद होता है जिनमें ये चिचड़ियाँ या टिक्स पाई जाती हैं, ये वायरस उनमें मौजूद होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये एक कॉन्सेप्ट है दुनिया भर में, वन हेल्थ का मतलब है कि जो जानवरों में बीमारियां हैं वो इंसानों में भी मुंतकिल हो सकती है, बल्कि ठीक इंसानों है। में जो अभी बीमारियां हैं इन्फेक्शस, 80% बीमारियां वही हैं जो जानवरों से आई हैं, और आने वाले दिनों में हर 4 में से 3 बीमारियां वो होंगी जो जानवरों की वजह से मुंतकिल अच्छा। होंगी। उसको हम जोनोटिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो इस पे हमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि सीसीएचएफ जानवरों में कोई बीमारी नहीं फैलाता, इसलिए वो जो वेटेरियन साइड है वो उसको सीरियस लेते ही नहीं है। और वो जानवरों में ये टिक्स पाए जाते हैं, उस पे कोई वो स्प्रे नहीं करते या उससे बचाव का कोई तरीका इख्तियार नहीं करते। हालांकि वही जो टिक्स है वो 100% इंसानों में खतरनाक बीमारियां कॉज करते हैं। तो ये ठीक है। दोनों डिपार्टमेंट्स को आपस में कोलैबोरेट करना चाहिए, जिसको हम वन हेल्थ कहते हैं, कि जो वेटनेरियन साइड या जानवरों वाले जो डॉक्टर हैं या इनका जो डिपार्टमेंट है लाइफ स्टॉक का, उनको हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि जो भी जानवर मार्केट में आए वो इन टिक्स से बिल्कुल साफ हों, और फिर आप उनकी ठीक है। कम्युनिकेशन करें, उनकी ट्रेनिंग करें, ताकि वो बीमारी ठीक मुंतकिल है ना हो। डॉक्टर दूसरा, साहब। आपने इम्यून सिस्टम का यस जिक्र यस किया, यस। तो इम्यून सिस्टम जो है वो डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि आजकल लोग बहुत लेजी हो गए हैं, वो डाइट पे फोकस नहीं करते, एक्सरसाइज पे फोकस नहीं करते, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, टेंशन लोगों में बहुत ज्यादा है, लोग पॉलिटिकल जो आप बात करते हैं, एनवायरनमेंट की आप बात करें, तो स्ट्रेस, टेंशन और डाइट ये इम्यून सिस्टम को वीक करता है। तो हैप्पी लाइफ की वजह से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, अच्छी डाइट की वजह से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, और गैर जरूरी जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं या अननेसेसरी विटामिन जो आर्टिफिशियल रूट से लेते हैं, इसकी वजह से भी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप नेचुरल सोर्स इस्तेमाल करें फूड का, आपस में खानदानी जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करें, खुशी से रहें, आपस एक दूसरे के काम आए, तो जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम होता चला जाएगा, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग होगी और बीमारी इतने मौसर नहीं होगी, और इम्यून सिस्टम ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा।
दूसरा जो एंटीबायोटिक ठीक का है। गैर जरूरी इस्तेमाल है, जिस तरह ये मैं उस तरह इशारा करूंगा कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक बिल्कुल कारआमद नहीं, बल्कि उल्टा उसका असर है। तो गैर जरूरी तौर पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद होना चाहिए, डॉक्टर के मशवरे से दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि डेंगू में एंटीबायोटिक काम नहीं करती, चिकनगुनिया में एंटीबायोटिक काम नहीं करती, मलेरिया में एंटीबायोटिक काम ठीक नहीं है। करती, इसमें ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट होती है। तो चलें। ये गैर जरूरी और सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए, इससे भी इम्यून सिस्टम वीक होता है। ठीक है। डॉक्टर अरसलान, आपके प्रोफेशन के हिसाब से एक शेर है, उसके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इसको क्विकली एक आंसर दें। बिछड़ गए तो ये दिल फिर कभी लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है पर लगेगा नहीं। इसमें शायर बता रहा है कि दिल कमज़ोर है ना, ये जो दिल कमज़ोर है और हार्ट अटैक की तरफ हम चले जाते हैं, और दिल के मामलात हैं इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं? मतलब एक कम एज का जो शख्स है, 30 साल के अंदर भी हम देखते हैं कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। व्हाई इज इट सो? ये इतना तेजी से क्यों बढ़ रही है तादाद? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जी ने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत ज्यादा है ना। हमने स्माइल करना ही छोड़ दिया है। हम किसी से अच्छा। मिलते भी ऐसे मुंह बना के मिलते हैं कि यार पता नहीं क्या है। तो लोगों की लाइफ में ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना वो स्ट्रेस का। जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस होगा ना, तो सारी चीजें जितने भी आपके ऑर्गन्स है ना वो आपकी ठीक काम नहीं करें। मेरे पास ज्यादा पेशेंट जो आते हैं, डॉक्टर साहब सर में दर्द है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ये ज्यादा है, वो ज्यादा है। तो मैं कहता हूँ ये क्या, आपको नींद आती है रात को, आपको घरेलू को प्रॉब्लम है, अब वो अपनी लंबी लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो इतने ज्यादा जो कोई शख्स इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल होगा तो उसकी लाइफ में 10 प्रॉब्लम्स होंगी। सेकेंडली ये कि बहुत ज्यादा यंग जनरेशन में एडिक्शन बहुत ज्यादा आ गई ना, स्मोकिंग बहुत ज्यादा प्रोन हो गई है। लोग आजकल एक वेपर आ गया है नाम से, शीशा बीच में आ गया था, तो लोग एडिक्शन पे बहुत ज्यादा उसमें जा रहे हैं। फिर ठीक है। सिडेंटरी लाइफ स्टाइल, एक ऐप आ गई है हमारे पास, उसमें क्लिक करते हैं जो खाना चाहिए आपको फास्ट फूड का वो अवेलेबल है। रात के 2 बजे भी लोग बैठे हुए बच्चे खा रहे हैं। तो पहले जमाने में ना 8-9 बजे खाना खाते थे, उसके बाद कोई खाने का सीजन नहीं होता था, 10 बजे बच्चे सो जाते थे। ठीक आजकल है। यंग जनरेशन जो है ना पूरी पूरी रात जाग रही है, फास्ट फूड का इस्तेमाल है, जंक फूड का इस्तेमाल है, एडिक्शन में मुब्तला है। तो इसलिए जो डिजीज हमें 50s के बाद मिलती थी वो अब अर्ली मिलना शुरू हो गई होंगी। अच्छा। तो इसलिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि भाई आप अपनी हेल्दी डाइट को लें। और इसमें ये कि आप ये देखें ना कि आपने अपनी लाइफ का ये प्लान करना है कि जब मैं 70 ईयर्स का हूंगा तो क्या मैं खुद अपने पैरों से चल के वॉशरूम जा रहा हूँ, क्या मैं ठीक अपने है। खुद सारे काम कर रहा हूँ। ये चीजें हमने प्लान करनी पड़ती है जब हम 40 ईयर्स के होते हैं ना। लोग उस वक्त अपना ख्याल नहीं रखते। जब 60-70 से पहुंचते हैं, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, रीनल फेलियर, चलें। प्रोस्टेट का मसला, 10 बीमारियों के साथ वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आप दोनों से बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट रहा। प्रोफेसर सईद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरसलान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, फटाफट वापस आएंगे और एक बड़ा ज़बरदस्त एक मामला है। डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर कल एमडी कैट के एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ाम के हवाले से भी हम जानेंगे। रजिस्ट्रार डाउ यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद।